सभी को नमस्कार। मैं इंदु आर्य, सह आचार्य समाजशास्त्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों के बारे में। प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों से होते हुए सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। इस दौरान जो चरण वह अनुसंधान करता पालन करता है उन सबको हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों में सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला चरण है समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफ़ी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। दूसरा चरण होगा अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जिस प्रकार की हमारी समस्या है उसी प्रकार के उद्देश्य भी होते हैं। तीसरा चरण होगा हमारा प्राकल्पना का निर्माण। समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना हमें अध्ययन की दिशा और क्षेत्र निर्धारित करने में योगदान देती हैं। चौथा चरण है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। वैज्ञानिक पद्धति का यह एक प्रमुख चरण है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं यह जान ले कि वह किस क्षेत्र का अध्ययन करता है ताकि वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो वह निदर्शन विधि की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव करके उन्हीं का अध्ययन करता है। यहाँ पर अध्ययन की इकाई का निर्धारण कर लेना भी आवश्यक है। पांचवा चरण होगा अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण कर लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययनकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या वैयक्तिक अध्ययन विधि या अन्य किसी प्रविधि का। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहा है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह एक साक्षात्कार निर्देशिका भी तैयार करता है। छठा चरण है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्ण अवलोकन किया जाता है एवं तथ्य संकलित किए जाते हैं। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जा सकता है। संकलित तथ्यों को लिखा जाता है। सातवां हमारा चरण होगा तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं। एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। फिर सारणियाँ तैयार की जाती हैं एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। आठवां चरण है सामान्यीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या करने के बाद हम सामान्यीकरण करते हैं और वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और सामान्य नियम बनाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट चरण होगा जांच एवं पुनर्परीक्षण। सामान्य नियमों की जांच एवं पुनर्परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है। यह पता लगाया जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से सही हैं या नहीं हैं अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है।
नेक्स्ट चरण है भविष्यवाणी। तथ्यों की जांच और उनका पुनर्परीक्षण हो जाने के पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, अर्थात भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु हेतु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए काम किया जाता है, तभी वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार ही वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव ही सर्वकालिक सत्य नहीं होता। ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। किसी घटना या वस्तु के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त करने में भी कमियां रह जाती हैं। वैज्ञानिक उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः वैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा लेता है। ऐसा वह बार बार करता रहता है और तब तक दोहराता है जब तक अंतिम सत्य तक न पहुंच जाए। इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया का बार बार प्रयोग ही वैज्ञानिक प्रक्रिया की चक्रीय प्रकृति कहलाती है। इसीलिए कार्ल पियर्सन ने लिखा भी है कि सत्य के लिए कोई लघु या संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये थे वैज्ञानिक प्रक्रिया के विभिन्न चरण। आगे हम डिस्कस करते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाओं पर। समाजशास्त्र के अध्ययन के संदर्भ में सामान्यतः यह माना जाता है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, लेकिन व्यवहार में इसकी प्रकृति की कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहली जो सीमा लगाई जाती है वह है अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव। मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वह लगातार चिंतन करता रहता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है, उस पर विचार करता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को प्रदर्शित तथा समायोजित करता है। वह स्वयं विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। ये सभी विशेषताएं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को सीमित कर देती हैं, क्योंकि मानव अपनी तर्क क्षमताओं से अनेक निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है, उन्हें गलत सिद्ध कर सकता है या उन्हें अमान्य बना सकता है। इस प्रकार से क्योंकि हम समाजशास्त्र में मेधावी मानव का अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी सीमाएं हैं जो कि हमारी वैज्ञानिक प्रकृति पर लगाई जा सकती हैं। दूसरी है वस्तुपरकता का अभाव। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि वह वस्तुपरक और निष्पक्ष हो, लेकिन समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिपरक हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, तो कहीं न कहीं उसकी जो भावनाएं हैं वो अध्ययन को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन क्या है पर आधारित होता है, जबकि समाजशास्त्र में अनेक बार क्या होना चाहिए के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। भविष्यवाणी में कठिनाई, ये इसकी अगली सीमा है। समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसमें अनेक बार सही भविष्यवाणी करने में कठिनाई होती है। इसके सिद्धांत सभी समाजों और समयों पर लागू नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र की भविष्यवाणियाँ प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की तरह सत्य और प्रमाणित नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो सीमा है वैज्ञानिक प्रकृति की, वह है घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं में प्राय अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तथा एक ही घटना के एक से अधिक कारण और प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इनमें अनिश्चितता भी रहती है। गुडे एवं हॉट ने लिखा है कि मानव व्यवहार इतना जटिल एवं अनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन करना कठिन है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने वैज्ञानिक प्रकृति या वैज्ञानिक पद्धति की विभिन्न चरणों और सीमाओं के बारे में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।